सबसे पहले स्टूडियो में आ चुके हैं संगीत रागी जी, इसलिए आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब राहुल गांधी की ओर से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, वो संविधान का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करने की दिशा में लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है सरकार, लेटरल एंट्री करवा के अपने लोगों को, खासतौर से आरएसएस के लोगों की भर्ती इसमें की जाती है। क्या है इस पर जवाब? चित्रा जी, उसमें आरएसएस जैसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज के दिन में ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता पड़ गई है। जिस तरह से जो स्टेट है वो टेक्नो मैनेजरियल स्टेट हो गया है, उसमें आपको विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। जो आज आप देख रहे हैं कि यूपीएससी से क्वालिफाई होकर के जाते हैं वो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आता है, हिस्ट्री बैकग्राउंड से आता है। तो वैसे लोग जो हैं वहां तक जब पहुंचते हैं तो उनमें कई बार ऐसा देखा गया है कि आज जिस प्रकार से आपको विशेष कौशल की आवश्यकता है वो कौशल उनमें नहीं है। यही कारण है कि सरकार ने कहा है, और दुनिया के कई देशों में होता है, भारत में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, उनका सवाल ये है। मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप कॉरपोरेट से, इंडस्ट्री से, अन्य जगहों से जहां विशेषज्ञता हासिल है उन लोगों को आप ब्यूरोक्रेसी में लेकर के आए, तब अच्छी नीतियां भी बनेंगी, उनका कार्यान्वयन भी बनेगा। दूसरी बात, ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ही बताया गया था, और मजेदार बात है कि ये 2005 में आया था, कांग्रेस पार्टी उस समय सरकार में थी, वीरप्पा मोइली उसको देख रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीजें आई। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि देखिए इसमें आरक्षण है। दुर्भाग्य इस देश का है कि सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था जो है वो आरक्षण के खांचे में डाल करके जब आप विश्लेषण करना शुरू कर देंगे तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। ये आप नहीं देख रहे हैं कि उसमें कोई ये तो नहीं कहा गया है कि कल जाकर के यदि एससी एसटी और किसी अन्य कम्युनिटी से यदि कोई वहां पर अप्लाई करता है तो उसे उसमें मिलेगा नहीं। ये तो नहीं कहा गया है कि यदि ओबीसी कैटेगरी से वो अप्लाई करता है तो वो कोई डॉक्टर अप्लाई करता है या कोई कॉर्पोरेट का व्यक्ति जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है वो यदि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करता है तो उसमें नहीं होगा। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, 63 जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें भी सारे लोग जो अनारक्षित वर्ग से नहीं अपॉइंटमेंट हुए हैं। राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को यह जान लेना चाहिए, अपनी ही उन्हीं का ये दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आगे बढ़ाती है। और सारे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, कहीं पर कार्य कुशलता के आशुतोष वर्मा जी, हर मुद्दे पर राजनीति क्या विपक्ष कर रहा है, जो सवाल यहां से संगीत रागी ने पूछे हैं, और मेरे पास जो इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर जो सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं, इसका जिक्र करते हुए, यहां पर डेपुटेशन पर नियुक्ति होती है और उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं है। इन पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था लेटरल एंट्री को डेपुटेशन के करीब माना जा सकता है, जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अनिवार्य आरक्षण आवश्यक नहीं है। और अगर कोई भी इनसे जुड़ा हुआ उम्मीदवार लेटरल एंट्री के लिए आवेदन करता है तो वो जरूरी योग्यताएं पूरी करते हैं, तो फिर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। अब इसको पढ़ तो लें। अब जैसा कि ये जिक्र कर रहे हैं, कानून मंत्री भी रहे हैं वीरप्पा मोइली, इतने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में जो जांच, जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उसके आधार पर सरकार अगर इसको लेकर आगे बढ़ रही है तो उसमें भी राजनीति करना जरूरी है क्या? जब इसमें है ही नहीं डेपुटेशन में आरक्षण की व्यवस्था, तो कहां से लेकर आकर देगी सरकार? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद। चित्रा जी, देखिए परेशानी ये है कि जब आरक्षण की बात आती है तो लोग सवाल और इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि आरक्षण कभी भी इस तरीके से नहीं होता है कि आपको कोई कम योग्यता वाले लोग मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी शुरुआती दौड़ जो जहां से हुई है उसके अगर मद्देनजर देखें तो हर समय वो लोगों से आगे रहे, और ऐसा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने पहले भी सिद्ध किया है कि वो एक नंबर आगे ही रहे हैं बिना आरक्षण वालों के लिए। तो ये कभी आका ना जाए कि आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं दिया है। किसने आका है? नहीं, कई लोग जैसे संगीत रागी जी जब आरक्षण है ही नहीं। बताइए किसने आका है आशुतोष जी? कई लोग तो एक जनरल कमेंट हो गया ना। नहीं, देखिए तो क्यों नहीं व्यवस्था की गई सरकार? सरकार ने अगर लेटरल एंट्री की व्यवस्था करी है तो उसको क्या सोच के किया है? क्या या तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, जो क्वालिफायर हैं, वो इस लायक नहीं वो समझते हैं, या सरकार खुद चाहती है कि कुछ अपने या संघ से रिलेटेड लोग जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो वो वहां पे आए? और ये तो संविधान के लिए सीधे सीधे खतरा है ना, कि जिस प्रकार से संघ के लोग वहां पे धीरे धीरे आएंगे
3 साल के डेपुटेशन पे रहेंगे, पॉलिसीज चेंज करेंगे, और वो सेक्रेटरी लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे ही पॉलिसीज का जो है क्रियान्वयन होता है। अगर वहां पर किसी बैंक के सीईओज हैं, किसी कंपनी के पुराने सीईओज हैं और आके सरकार में आ रहे हैं, तो इसका मतलब विधायिका का कोई काम नहीं रह गया, इसका मतलब हमारे एमपी उनकी नियुक्ति होती है, 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। कोई बहुत अच्छा काम कर लिया तो फिर कुल मिलाकर 5 साल के लिए उसका होता है, 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। आशुतोष वर्मा जी, 3 साल की पहली नियुक्ति एक्सटेंडेबल अप टू 2 इयर्स, 5 इयर्स हो गया। 5 साल में देश में, तो 5 साल में देश की जो पॉलिसीज क्रियान्वयन करने के लिए हम किसी संघ के बैठे हुए व्यक्ति को या बैकग्राउंड को लेके, किसी कंपनी के बैठे हुए व्यक्ति को बैकग्राउंड को लेके हम दे देंगे देश को अपने हाथ में। इसका मतलब आप सिविल सर्विसेज को कम आंक रहे हैं, आप अपने सिविल एस्पिरेंट्स को कम आंक रहे हैं। जब आपके पास सुविधा है आप उनको क्यों नहीं ट्रेन करते? और ये क्या बेतुका है कि भाई कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, कोई फलाने बैकग्राउंड से। जब सिविल सर्विसेज के लोग आते हैं, जब अपने अपने आते हैं, तो उनकी आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं कि आपको डीओपीटी में रखना है, आपको माइनिंग्स में रखना है, आपको फलाने में रखना है। लेकिन असल में उद्देश्य दूसरा है चिचा जी। उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरे कार्बन नेचर को किस तरीके से जकड़ लिया जाए, और एक दिन ऐसा आ जाए कि जब हम हमारे ही व्यक्ति वहां पर हो तो पॉलिसी मेकिंग, आप लोग अपने व्यक्ति को, संगीत रागी जी, उनका आरोप है कि वहां पर बिठाना चाहते हैं, इस वजह से ये सारी की सारी व्यवस्था करके रखी गई है। चित्रा जी, आज के दिन में भारत सरकार में 90% मंत्री ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, और वे संघ बैकग्राउंड से हैं। प्रधानमंत्री स्वयं संघ के प्रचारक रह चुके हैं। जितने भी मंत्री हैं, जितने वरिष्ठ, आप काउंटिंग कर लीजिए, कुछ एक को छोड़ करके। जैसे आपने देखा विदेश मंत्रालय किसको दिया गया, विदेश मंत्रालय जयशंकर को इसीलिए लाया गया। और आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी मंत्रालय होते हैं वे हमेशा एक्सपर्ट लोगों को दिए जाते हैं, किसी जर्नलिस्ट को नहीं है। यदि कोई फॉरेन सेक्रेटरी हुआ तो किसी प्रोफेसर को जो फॉरेन मिनिस्ट्री को डील कर रहा है या उस ढंग के लाया जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसे ही लोगों को दिया जाता है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है विशेषज्ञ और सामान्य, ये दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, आज नहीं, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, उसी समय से हुआ था, शुरुआत हुआ था। ये और बात है कि इसे लागू नहीं किया गया मित्र। अभी भी जो आप कह रहे हैं, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि किसी संघ को, व्यक्ति को वहां पर लाना चाहे तो उसको आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ये ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऐसे पद क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंतिम में निर्णय तो वही को लोग कर रहा है जो संघ परिवार से है या जिसकी संघ पृष्ठभूमि है। उससे आप क्या अंतर कर लेंगे, आप क्या परिवर्तन कर लेंगे? आशुतोष जी, ये बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भी तो संघ पृष्ठभूमि रही है ना, तो बड़े पदों पर तो बैठे ही हैं वो लोग, निर्णय तो वही करते हैं, निर्णय तो वही कर रहे हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि हम चोरी ऐसे भी कर रहे हैं और वैसे भी करेंगे। आप क्या रोक लोगे? हम यही बता रहे हैं कि चोरी रोकने के तरीके रोकेंगे आपको। सरकार तो गिरी जाएगी, लेकिन जो आप खुलेआम बोल रहे हैं ना इस दम पे कि वहां भी संघ है और यहां भी संघ है, यही देश के लिए खतरा है। अगर देश में मोनोपोली चलेगी ना तो परेशानी यही है। और आप तो सीधे सीधे डैमेज कर रहे हो कि हम अंदर से लेके बाहर तक अपने ही आदमी रखेंगे। अब देखिए, ये खुला सच है, आज देश में जितने भी वाइस चांसलर्स होंगे, जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टर्स या सीईओ जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, कुछ पीएसयूज हैं, वो संघ की मर्जी से होते हैं। तो संघ को तो कहीं ना कहीं कैप्चर करना चाहता है। और ये तो दुर्भाग्य है ना आशुतोष वर्मा जी, हम लोग तो पिछले 18-20 सालों से देख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ यूपी की ही बात करूं तो वहां पर सरकारें समय समय पर वाइस चांसलर की नियुक्ति अपने हिसाब से करती रही हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ आरएसएस के लोगों को बिठाने की इनकी जो मंशा है इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा करेंगे तो इस पर इन्हीं को नुकसान होगा। कंचना यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले आयोग ने जो वीरप्पा मोइली के उसमें अध्यक्षता में बनी थी, उसने लेटरल एंट्री को लेकर 5 बिंदुओं पर जोर दिया था, जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता, आयोग के अनुसार कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, जो पारंपरिक सिविल सेवा के अधिकारियों में हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। आयोग ने इस कमी को पूरा करने के लिए ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र, शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेशेवरों की भर्ती की सिफारिश की थी। टैलेंट पूल का निर्माण, इसमें भी जोर दिया गया था।
आयोग ने, ये वीरप्पा मोइली कांग्रेस पार्टी के नेता, ये अभी की सरकार ने नहीं, आयोग ने प्रोफेशनल के एक ऐसे टैलेंट पूल के निर्माण का प्रस्ताव रखा जिन्हें अल्पकालिक या संविदा के आधार पर सरकार में शामिल किया जा सकता है। इसका भी डिटेल है, मैं बाकी में नहीं जाऊंगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया, आयोग ने लेटरल एंट्री से नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया पर जोर दिया और उनके रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी स्थापित करने का भी सुझाव दिया था। फिर इसके आगे है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें विस्तार से जिक्र है, सिविल सेवाओं के लिए इंटीग्रेशन। तो इसमें पारदर्शिता तो है कंचन यादव जी, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो व्यवस्था कंचना जी सरकार की ओर से की गई है, ये आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है और इसमें जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि SC ST या OBC के साथ अन्याय हो रहा है? कंचना जी, संगीत रागी जी की बातों में कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। मतलब अगर हम इसको कहें तो हमारे आम शब्दों में इसको दोगलई कहते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी खराब हो देश में अपने तो वो 2014 के पहले हुआ था, उसको ब्लेम कर दो। फिर ये कहते हैं कि हम तो यूपीए को उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपीए का कोई प्रोग्राम इनके लिए अच्छा था नहीं कभी और उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक और इन्होंने बात कही कि ये तो कमीशन नहीं, यूपीएससी कमीशन ने उसने रिकमेंड किया था। अगर ये कमीशन रिकमेंड किया था सर, तो कमीशन का चेयरपर्सन आजकल कौन पाया जा रहा है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोनी जी जो भी रिजाइन करके गए हैं, अभी रिजाइन करके गए हैं, और प्रदीप जोशी जी यूपीएससी के, सुन लीजिए आप, प्रदीप जोशी जी एनटीए के चेयरपर्सन, चाहे डीबीटी हो, आईएसआर हो, आईएसएमआर हो, सीएसआईआर हो, यूजीसी हो, कुछ भी हो, सबके चेयरपर्सन नियुक्त होते हैं कौन? जो शाखा से आते हैं और जिनका रूट हमेशा शाखा से रही हो। तो आप यहाँ पर ये मत बोलिए कि वहां पर स्पेशलिस्ट कोई जाते हैं। और अगर स्पेशलिस्ट की बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का परीक्षा जो होता है वो कोई भी लिख सकता है, वो चाहे सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। और हालांकि आपको भी ये पता है कि हर साल आजकल टॉप करने वाले बच्चे एक किसी न किसी स्पेशलिस्ट फील्ड से आते हैं। डॉक्टर टॉप कर रहे हैं, इंजीनियर टॉप कर रहे हैं, सोशल साइंस मैथ वाले टॉप कर रहे हैं। तो वहां पर तो हर एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब उनको ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। अगर आप नाकाम हो चुके हैं, सरकार नाकाम हो चुकी है और ट्रेनिंग नहीं करवा पा रही है और कह रहे हैं हम स्पेशलिस्ट लेटरल एंट्री के माध्यम से भर रहे हैं और उसमें कोई आरक्षण नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि आप चाहे प्रायोरिटाइज करो सेक्टर्स को और चाहे आप लेटरल एंट्री करो, दोनों का माध्यम एक, दोनों का फाइनल एजेंडा एक ही है। फाइनल एजेंडा है कि किस तरह से आरक्षण को खत्म किया जाए। और इसमें मैं एक फिल्म का थोड़ा सा ट्विस्ट करके डायलॉग मानना चाहती हूँ आपके लिए संगीत रागी जी, कि चीते की चाल, बाज की नजर और बीजेपी के कार्य पे हम कभी संदेह नहीं किया करते। बीजेपी का कार्य जो है उसका एजेंडा ही है कि संविधान को कैसे कैसे खत्म किया जाए, आरक्षण को खत्म किया जाए और मनुस्मृति को ऐसे थोप दिया जाए और जो वर्ण व्यवस्था वाली जो सिस्टम है पुराना एक कास्ट के डोमिनेंस का, उसको फिर से स्थापित किया जाए। ये जो पूरा प्रोसेस है उनका, ये पूरा जो एजेंडा है उनका, वही यहाँ पर सामने दिख रहा है। तो आप ये हमें नहीं समझाइए कि स्पेशलिस्ट कौन आ रहा है और कितने स्पेशलिस्ट आए। अगर आए भी तो पूजा खेड़कर कहां से आई? क्या वो भी स्पेशलिस्ट थी? आरक्षण घोटाला हुआ है पूरी तरह से यूपीएससी में, ऐसे ऐसे लोग भरे गए हैं आरक्षण का उपयोग करके, मिस उपयोग करके सर। और यूपी में तो छोड़ ही दीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण घोटाला में कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का आवाज निकलता है, कहते हैं कि ओबीसी के लिए हक की बात हुई। और इसके पहले आप कहाँ थे? आपके मुंह में दही जमी थी, टेप चिपका हुआ था आपके मुंह पर। इसके पहले आपको नहीं समझ में आया था कि जब योगी आदित्यनाथ जी ओबीसी छात्रों पर लाठी बरसवा रहे थे उत्तर प्रदेश में, घसीटवा रहे थे रोड पर, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है, खाया जा रहा है? आपको तब याद आया जब कोर्ट ने कह दिया। क्या 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 न्याय हो गया? इसके पहले आपको न्याय की नहीं सूझ रही थी। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी से जवाब ले लेती पूरा हूं। लाभ लपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी और यही उसका अंतिम एजेंडा है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस पर आप जवाब दीजिए। संगीत जी, मैं आ रही हूँ, बाकी लोग भी बहुत इंतजार में हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, चिराग पासवान की ओर से भी ये जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की गई है। अब जेडीयू के नेता के तौर पर आप इनकी भी बातों पर जवाब दीजिए जो कंचना यादव ने आरोप लगाए हैं, और ये जो व्यवस्था बनाई गई है क्या ये सही है? देखिए चित्रा जी इसमें कई गंभीर मसले शामिल हैं। एक तो सरकार को विशेषज्ञों की जरूरत हमेशा पड़ती रही है और आरक्षण इस देश में सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक हथियार है। हमारी पार्टी आरक्षण की समर्थक रही है, उसको पास कराने में रही है, उसको बढ़ाने में रही है। जून 2019 में हमारे पार्टी के उस समय भी की प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी ने एक बात कही कि विशेषज्ञों की जरूरत है, आप वो करिए,
लेकिन अगर संविधान में प्रदत्त कोई आरक्षण की व्यवस्था है उसको बाईपास करेंगे तो उसके काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट आएंगे। अब आते हैं कि क्या लैटरल एंट्री देश में अचानक कोई चांद से गिरा कबूतर तो है नहीं। मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे 1972 में उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसने दिया था? जो एनटीपीसी के फाउंडर थे डीवी कपूर साहब, उनको सेक्रेटरी एनर्जी किसने बनाया था? और जिस पार्टी की कंचना यादव प्रवक्ता हैं राजद, वो सरकार में शामिल थी, रघुराम राजन को ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट किसने ऑफर किया और कौन उसको उनसे कार्य करा रहा था? सैम पित्रोदा को इस देश में सचिव स्तर का पद, पहले संयुक्त सचिव स्तर का पद आखिर किसने दिया? नंदन नीलकानी को इस देश में स्पेशलिस्ट होने के नाते इस देश में आरक्षण की तमाम व्यवस्थाओं को धता बता करके किसने सेक्रेटरी स्तर का पद दिया? शास्त्री जी ने वर्गीस कुरियन को बनाया। और उस समय तो यूपीएससी इन पदों को नहीं निकाल रहा था, सीधे एंट्री हो रही थी, कैबिनेट कमेटी अप्रूव करती थी, उनको वो पद गिफ्ट में मिलता था या वो लोग कौन थे पता नहीं। मैं मानता हूं ये तमाम नियुक्तियां स्पेशलिस्ट की थी। सरकार एक ऐसी पसोपेश की स्थिति में होती है कि उसको चांद पर जाने के लिए वैज्ञानिक चाहिए और उसको उस स्तर पर एक स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर वो कहीं और कार्यरत है तो उसको वो लाना चाहेगी, उसके लिए गेट खुले होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं और इसको स्वीकार करता हूं कि संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको भी धीरे से आगे बढ़ाकर उस वर्ग से भी स्पेशलिस्ट लाइए, उसको डकारिए नहीं। ये बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए, इसमें इम्बैलेंस नहीं क्रिएट हो कि एक मैसेज चला जाए कि नहीं नहीं स्पेशलिस्ट तो आप नहीं बन सकते। क्योंकि इस स्थिति में जिस देश में सामाजिक न्याय का एक संघर्ष रहा हो, जिस देश में हजारों सालों से कई जातियों को पिछड़ा करार दिया गया हो, अगर उसको बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकार उसमें कमिटेड है, लेकिन अगर इसमें भी अगर कर देते तो अच्छा मैसेज जाता। अब एक पॉइंट और बताऊंगा, इंदिरा गांधी जी ने आरवी सोधी को सेक्रेटरी स्तर का पद दिया था, तमाम सरकारों ने दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा कि लोकतंत्र एक सफल नियोजन के लिए व्यवस्था पूर्णतः नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट को लाने के लिए गेट खुला रखना पड़ेगा। सरकारें किसी की हों, देश आगे बढ़े, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति हो, इसमें कोई संशय नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था उसमें कायम हो तो इसका स्वागत किया जाएगा। अजय वर्मा जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूं। अमिताभ सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अजय वर्मा जी, उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान जो जो नियुक्तियां हुई हैं, कई ऐसे नाम बताए हैं कि किस आधार पर उनकी एंट्री करवाई गई थी, तो इसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं अजय वर्मा जी आप? क्योंकि ये अभी की नियुक्तियां मोदी सरकार के शासन में हो रही हैं, तो अपनी चीजों को ढक लिया जाए, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल और पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की, भाई बहन के पवित्र त्योहार की शुभकामनाएं अपनी तरफ से, राहुल जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशवासियों को देना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मेरे काबिल मित्र एक सीडी लाए थे, वो पढ़ रहे थे पुरानी चीजों की। 2014 से पहले तो भारत आजाद ही नहीं था। देश के प्रधानमंत्री जब रक्षा में जाते हैं तो उन्होंने कहा था, मित्रों 2014 से पहले भारत हताशा और निराशा में जी रहा था, हताशा और निराशा में जी रहा था। तो जब हताशा और निराशा थी, कुछ थी नहीं, तो 14 से पहले की बात करनी तो बेमानी है। 14 से 24 के बीच में मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, इसका कितना है। मनीष सोनी का तो आपने सुना ही था कि 4 साल पहले ही वो इस्तीफा देके चले गए, कारण कोई भी रहा हो, चाहे वो पूजा खेड़कर का रहा हो, किसी और का अगर जांच हो तो और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। एक भारत सरकार में है आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी को आपने कहा था ना 3 साल और 2 साल 5 साल। इस देश में कोई वैद्य और कोई और बड़े आदमी नहीं है, उनको 6 साल से 7 साल से लगातार आयुष सचिव का पद इसलिए दिया जा रहा है कि वो आरएसएस प्रिय हैं, वो मोदी जी प्रिय हैं, वो गृह मंत्री प्रिय हैं। और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला आयुष के सेगमेंट में, आयुष के फील्ड में निकलेगा। अगर आप जांच कराएंगी तो पता चल जाएगा।